प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल से होंगे। आपका एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान एकाएक स्थिर विद्युत के अंतर्गत वीडियो पार्ट 6 में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। लेकिन एक बात यह है कि यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो आसानी से और सबसे पहले पहुंच सकें जैसे ही मैं अपलोड करूं और आप तक पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की विषय वस्तु वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि विद्यार्थियों नाम ही स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव, द्वि यानी दो ध्रुव। परिभाषा में बिल्कुल इजी है कि समान परिमाण के दो विजातीय से समझ गए होंगे कि एक प्लस एक माइनस, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प, ये लाइन समझिएगा, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसे रिपीट कर दो, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं यहाँ पर समझने के लिए एक उदाहरण ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है और इससे बिल्कुल नजदीक, लेकिन मैं समझने के लिए क्योंकि बहुत नजदीक बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए सिर्फ ये मान रहा हूँ कि बहुत नजदीक इतना ही दूसरा आवेश, लेकिन यहाँ पर कितना, ये प्लस का है तो कितना विजातीय बोले हैं अपने परिभाषा में, तो यहाँ माइनस क्यू आएगा। यानी समान परिमाण के क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, तो समान परिमाण के दो विजातीय यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, ये बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को यानी इस पूरे को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी कहला जाएगी, ये जो दो आवेश है इनके बीच की ये जो दूरी कहला गई, इसको कहेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को कैसे दर्शाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2L से दर्शाते हैं, L से भी दर्शा सकते हैं पर 2L से दर्शाते हैं क्योंकि हम डेरिवेशन देखेंगे उसमें 2L लिखने में गणना करने में आसानी जाती है। तो ये मान करके चलेंगे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाते हैं। ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, अगर मैं ऐसा बोलूं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो ये क्या कहला जाएगी, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी। यानी ये द्विध्रुव अक्ष है, द्विध्रुव अक्ष। और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये द्विध्रुव की लंबाई। तो ये बात समझ लीजिएगा, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई को कैसे दर्शाते हैं, 2L से दर्शाते हैं। और द्विध्रुव अक्ष क्या है, दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण की। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं कि जैसे HCl, तो जैसे जानते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर इसमें H जो भाग होता है ये धन होता है और Cl जो भाग होता है वो ऋण होता है। तो धन आवेश ये हो गया और ऋण आवेश ये हो गया। इनके द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर नहीं, धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर, और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ऐसे अणु जिनके द्रव्यमान आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर नहीं होते, ऐसे अणुओं को कौन से अणु कहते हैं, ध्रुवीय अणु। ये ध्रुवीय अणु है, ये विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। विद्युत द्विध्रुव का ये उदाहरण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। ये कैसे अणु है, ध्रुवीय अणु। क्यों, क्योंकि इनमें दो ध्रुव हैं, ध्रुवीय अणु। कुछ और उदाहरण बता सकते हैं आप, जैसे NaCl, जैसे NaCl में Na+ का माइनस का ये Cl, और जैसे H2O ये भी, NH3 ये भी, ये सब काय के उदाहरण है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है।
क्योंकि इनमें दो ध्रुव होते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो ये अपन समझिए अपन ने कि अभी वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिनमें द्रव्यमान केंद्र, आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। संपाती होते हैं से तात्पर्य, जैसे मैं बात करूं O2, तो O2 में अगर धनावेश है तो धनावेश का द्रव्यमान केंद्र ये है, तो ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का भी द्रव्यमान केंद्र यहीं पर होगा, यानी धनावेश का द्रव्यमान केंद्र भी यहीं पर, ऋण आवेश का भी द्रव्यमान केंद्र यहीं पर। तो अगर दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर, आवेशों के द्रव्यमान केंद्र, यहाँ नोट कर दूं थोड़ी सा कि आवेशों के द्रव्यमान केंद्र, दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती हो, तो ऐसे अणु को कौन सा अणु कहते हैं? ऐसे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ऐसे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और द्रव्यमान केंद्र संपाती ना हो तो कौन से अणु कहलाएंगे? ध्रुवीय अणु कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हुए। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि आदर्श की बात कर रहे हैं, आदर्श द्विध्रुव की क्या विशेषता होती है? आदर्श द्विध्रुव में आवेश का मान, ये जो आवेश है ये आवेश का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। सांकेतिक रूप में लिख रहा हूं अनंत। आदर्श विद्युत द्विध्रुव में क्या होना चाहिए? आदर्श विद्युत द्विध्रुव में आवेश का मान अनंत होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन 2L का मान जितना कम से कम हो सके उतना होना है। बोल सकते हैं अपन कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई लगभग शून्य होती है। नोट कर लीजिएगा नोट बॉक्स में, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिया करते हैं। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? लगभग शून्य होती है। और आदर्श वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं इनका मान लगभग अनंत होता है। तो ये आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की बातें हुई। और एक बात और नोट कीजिएगा, ये यहाँ पर अपन ने अभी पढ़ा अध्रुवीय अणु, तो अध्रुवीय अणु इनका द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे भी आएगा पढ़ेंगे, अध्रुवीय अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवीय अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव, अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? बराबर शून्य होता है। अभी बात करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। जो विद्यार्थी समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की ये कुछ उदाहरण है, HCl, NaCl, H2O, NH3, यानी कि जिनमें दो ध्रुव हो, एक प्लस एक माइनस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्या विशेषता है वैद्युत द्विध्रुव में? ये एक समान परिमाण की आवेश कैसे होना चाहिए? समान परिमाण के होना चाहिए। और दूसरा कैसा होना चाहिए? विजातीय। समान परिमाण और विजातीय। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब विद्यार्थी देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी परिभाषा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ना, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश, जिनमें दिशा भी बताना पड़ता है वो सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहां से कहां होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ थोड़ी चित्र से समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना लूं, वैद्युत द्विध्रुव का ये धन Q आवेश है और यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर यहाँ पर इतने ही परिमाण का दूसरा विजातीय आवेश हो गया ऋण Q, जिनके बीच की दूरी कितनी है?
2l है, मतलब ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो धन q और ऋण q में के आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको स्मॉल p से दर्शाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p बराबर q गुणित 2l, सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा देंगे ये। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण की होती है, धन से ऋण की। किसकी दिशा होती है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? कॉमन, मुख्यतः सामान्यतः विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन आवेश की ओर होती है। ये जिसकी दिशा, किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह एक सदिश राशि है। जैसे अपन ने परिभाषा देखी थी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश था, हमने आवेश का परिमाण q ले लिया, आवेश का परिमाण q ले लिया और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l, तो दोनों के गुणनफल यानी q गुणित 2l, इसको क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको कैसे दर्शा दिए? p से दर्शा दिए। अगर इसको अदिश रूप में देखें, आदेश रूप में देखें तो आदेश रूप में वेक्टर नहीं लेंगे, परिमाणात्मक रूप लें तो p बराबर q गुणित 2l भर कर सकते हैं, वेक्टर नहीं लगाएंगे। इसको सामान्यतः संख्यात्मक पद पहले तो 2ql, ये इस टाइप से लिख दिया जाता है। ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का ये सूत्र हुआ, ये विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र हुआ। डेरिवेशन में काम में आएगा, आपको याद रखिएगा। और अभी आपने चर्चा की थी कि अध्रुवीय, सोचिएगा, अध्रुवीय अणुओं, अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कितना, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कितना? विचार करें, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कितना होगा? P बराबर Q गुणित 2l सूत्र होता है। अब यहाँ पर अध्रुवीय अणु की बात करूं तो अध्रुवीय अणु किसको कहेंगे? जिसका धनावेश का द्रव्यमान केंद्र, ये धनावेश है, धनावेश का द्रव्यमान केंद्र कहाँ? ये, और ऋणावेश कहाँ माना? ये। दोनों का केंद्र कहाँ है? जैसे S2 है, N2 है, इन अणुओं की बात कर रहा हूँ, तो इनमें धनावेश का द्रव्यमान केंद्र भी यहीं पर है और ऋणावेश का भी द्रव्यमान केंद्र यहीं पर है, यानी दोनों आवेश एक ही बिंदु पर है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हुई? कितनी हुई? 0 हुई। तो Q भले कितना रहा है आवेश, तो इक्वल टू 0 आएगा। तो समझ गए आप लोग कि अध्रुवीय अणुओं का, अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की, है ना। तो बहुत इजी है विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक। मात्रक कैसे निकालें आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। देखिए ये सूत्र अपन को याद है, कितना? P बराबर Q गुणित 2l। तो SI मात्रक बात कर रहे हैं, SI मात्रक। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये क्या है? आवेश है, और 2l क्या है? दूरी है। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ? कूलाम हुआ, और दूरी का मात्रक कितना हुआ? मीटर। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर इसका मात्रक हो गया कूलाम, ये, और इसका मात्रक कितना होता है? दूरी का? मीटर। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। और सीजीएस में पूछ ले तो सीजीएस, कोई परेशान होने की बात नहीं है, सीजीएस में पूछ ले, सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। लेकिन यहाँ पर दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक यहाँ पर चूंकि सीजीएस पद्धति है तो सेंटीमीटर। ये इसकी मात्रा हो गए। अब बात होती है विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे देख ले रहे हैं। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र निकालना है, इसी से निकलना है, इसी सूत्र से निकलना है इसका विमीय सूत्र। तो P बराबर Q गुणित 2l सूत्र हो गया, P बराबर Q गुणित 2l। अब अपन को इनका विमीय सूत्र, Q क्या है? आवेश है,
ये हो गया आवेश, और ये क्या है, दूरी। तो आवेश का विमीय सूत्र अपन ने जाना था AT, कैसे निकला था अपन ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, AT है ना। और ये दूरी, दूरी का कितना हो गया L, दूरी का कितना हो गया L। तो यहाँ पर m है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे m की घात 0। L एक बार है तो L लिख दिए, और T है तो ये लिख दिए T। इसका ये विमीय सूत्र हो जाएगा। हाँ, T के बाद A भी बचा हुआ है तो A भी लिखेंगे। m नहीं है यहाँ 0, L एक बार है ये लिख दिए, T है ये लिखा है, A ये लिखा है। तो क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं फिजिक्स एक समझने की विषय वस्तु है। इसको अगर अपन समझते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझ में आती है। आप लोगों को मेरे ख्याल से इतनी बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। और यदि इसके इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, यथासंभव निदान करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं और आप सभी के साथ जुड़ करके मुझे बहुत बड़ा आत्मीय संतोष मिलता है। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ। नमस्ते, बाय, थैंक यू।